कंट्रोल में काम कर रहा था। दाऊद को इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना गया। उस दिन उसने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर ली जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। अब वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं रहा, वो एक डिक्लेयर्ड एनिमी बन चुका था। इंडिया ने उसे ऑफिशियली मोस्ट वांटेड घोषित किया। उसके ऊपर टाड़ा लगाया गया। उसकी सारी एसेट्स सीज करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लास्ट के बाद इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया। एक्सट्रेडिशन एफर्ट शुरू हुए, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया गया, लेकिन दाऊद दुबई से निकलकर गायब हो चुका था। बाद में रिपोर्ट्स आई कि उसने कराची में शरण ले ली है और उसे अलेजिडली आईएसआई की प्रोटेक्शन मिल रही है। इंडिया ने बार बार पाकिस्तान से उसे सौंपने की मांग की, लेकिन हर बार जवाब डिनायल ही रहा। पाकिस्तान का हमेशा एक ही जवाब था, हमारे पास दाऊद नहीं है। लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा था कि वो क्लिफ्टन एरिया के एक बंगलो में रहता है, उसकी सिक्योरिटी टाइट है और उसके फोन कॉल्स ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ आज भी जारी है। इस बीच दाऊद का नेटवर्क और भी ग्लोबल होता गया। यूके, यूएई, साउथ अफ्रीका और मलेशिया जैसे देशों में उसके कनेक्शंस फैल गए। हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने लगा। फेक करेंसी इंडिया में भेजी जाने लगी और अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स उसके रूट्स के जरिए पूरी दुनिया में फैलने लगी। ये सिर्फ क्राइम नहीं था, बल्कि एक पैरेलल सिस्टम था जो बॉर्डर्स के पार ऑपरेट कर रहा था। उसका हवाला नेटवर्क इतना सोफिस्टिकेटेड था कि पैसा एक देश से दूसरे देश में जाता था, लेकिन कोई पेपर ट्रेल नहीं छूटता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि उसका एनुअल टर्नओवर बिलियंस में था। कुछ एस्टिमेट्स तो $2 बिलियन तक की बात करते हैं। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने दाऊद इब्राहिम को ऑफिशियली ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी उसे टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया। अब ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन चुका था। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसके कई एसोसिएट्स और फ्रंट कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया। इन कंपनीज के थ्रू रियल एस्टेट, शिपिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस रन होता था। सब लीगल दिखता था, लेकिन अल्टीमेटली एक इल्लीगल एम्पायर को फंड करता था। 2015 में इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड फुजिटिव्स की लिस्ट सौंपी, जिसमें सबसे ऊपर दाऊद का नाम था। उसका एड्रेस तक कराची बताया गया, व्हाइट हाउस, नोमान रोड, ब्लॉक 4। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसकी मौजूदगी से इनकार किया। ये डिनायल इंटरनेशनल लेवल पर भी सवालों के घेरे में रहा। कई देशों ने पब्लिकली कहा कि पाकिस्तान का ये स्टांस क्रेडिबल नहीं लगता। यहां तक कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ऑफ द रिकॉर्ड एडमिट किया कि दाऊद का कराची कनेक्शन रियल है। 2020 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसका एक बड़ा कारण टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नेटवर्क्स थे, जिनमें दाऊद जैसे नाम इनडायरेक्टली शामिल माने जाते थे। इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन दाऊद अब भी अनरीचेबल था। इस ग्रे लिस्टिंग से पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों पर असर पड़ा। ये एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था उस एक इंसान की वजह से, जिसे ऑफिशियली उनकी सरकार जानती भी नहीं। समय के साथ डी कंपनी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हुए। राइवल गैंग्स और लॉ एनफोर्समेंट प्रेशर ने इसे कमजोर किया। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का करीबी था, उसका दुश्मन बन गया और गैंग वॉर शुरू हो गई। दोनों तरफ से हिट्स होने लगे। कई बार छोटा राजन ने यह क्लेम किया कि वो देशभक्त है और दाऊद एक ट्रेटर। इस वॉर में दोनों साइड्स के डिजर्टेड लोग मारे गए, कुछ ने सरेंडर किया और कुछ खुद ही किसी और दिशा में निकल गए। इसके बावजूद दाऊद की आइडेंटिटी एक व्यक्ति से बढ़कर एक सिस्टम बन चुकी थी। एक ऐसा सिस्टम जो उसके ना रहने पर भी ऑपरेट कर सकता था। धुरंधर 2 का बड़े साहब भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एक ऐसा कैरेक्टर जो सामने नहीं आता, लेकिन हर चीज को कंट्रोल करता है। दाऊद भी कभी कैमरा के सामने नहीं आया। उसकी वेरीफाइड फोटोज बेहद कम हैं। उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग्स रेयरली सामने आई हैं, लेकिन उसके फैसलों का असर हर जगह महसूस किया गया। यही उसे और भी खतरनाक बनाता है। जो दिखता है उससे लड़ा जा सकता है, जो दिखता नहीं उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी उन सब के लिए जो उसे पकड़ना चाहते हैं। 2022 में रिपोर्ट सामने आई कि दाऊद की तबीयत खराब है और उसे पॉइजनिंग दिए जाने की खबरें भी आईं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसके ही किसी करीबी ने यह काम किया, लेकिन इनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। ये भी संभव है कि ये एक डेलिबरेटली स्प्रेड र्यूमर हो। अंडरवर्ल्ड में ऐसी र्यूमर्स खुद को सेफ रखने का एक तरीका होती हैं।
2025 तक वो ऑफिशियली फ्यूजिटिव है, इंटरपोल नोटिस एक्टिव है और उसकी जानकारी देने पर रिवॉर्ड भी घोषित है, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन अब भी मिस्ट्री बना हुआ है। 1993 ब्लास्ट के 257 विक्टिम्स के परिवार आज भी जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। कई कॉन्विक्ट्स को सजा मिल चुकी है और याकूब मेमन को 2015 में एग्जीक्यूशन दिया गया, लेकिन इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड अब भी लॉ की पकड़ से बाहर है। इन परिवारों की दर्द की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उनके लिए ये केस बंद नहीं हुआ, क्योंकि जिस इंसान ने उनकी जिंदगियां तोड़ी वो आज भी किसी आलीशान बंगले में बैठा है। यही इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल और खतरनाक सच है। एक और पहलू जो अक्सर इग्नोर होता है वो है दाऊद की लेगेसी ऑन यंगर क्रिमिनल्स। उसने जो मॉडल एस्टैब्लिश किया वो आज भी कॉपी होता है। दुनिया के कई क्रिमिनल नेटवर्क्स उसी ब्लूप्रिंट पर काम करते हैं। पर्दे के पीछे रहो, सिस्टम को करप्ट करो और हमेशा एक लीगल